चलिए आज की इस खास चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो किसी जासूसी नॉवेल की तरह शुरू होती है। कल्पना कीजिए 18वीं सदी का पेरिस, गैस लैम्प की धीमी रोशनी वाली गलियां और एक जादूगर। पर ये कोई ऐसा वैसा जादूगर नहीं है जो ताश के पत्ते या खरगोश निकालता हो। नहीं, वो दावा करता है कि वो हकीकत को ही मोड़ सकता है और तो और खुद एक पेंटिंग का हिस्सा बन सकता है। और यही बात उसे उस दौर के बाकी जादूगरों से बिल्कुल अलग करती है। वो कोई हाथ की सफाई या नजर का धोखा वो सब नहीं दिखा रहा था। हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि लोग उसे द डायमेंशनलिस्ट कहते थे। उसका दावा था कि वो 2D और 3D दुनिया के बीच की जो दीवार है उसे तोड़ सकता है। बिल्कुल। आज हम जादूगर माम्पू की इसी रहस्यमयी कहानी और उनकी एक असाधारण कलाकृति की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स है वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जो इतिहास, कला और शायद हमारी समझ से परे के विज्ञान को एक साथ जोड़ती है। हाँ, और इस चर्चा का मकसद सिर्फ एक पुरानी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक जादूगर की विरासत 200 साल बाद भी जिंदा है। हम माम्पू के उन अविश्वसनीय प्रदर्शनों का विश्लेषण करेंगे और फिर उसी धागे को पकड़कर 200 साल आगे आज की दिल्ली तक लाएंगे, जहां एक कला इतिहासकार की जांच इस पूरे राज पर से पर्दा उठाने की कगार पर पहुंच जाती है। तो चलिए उस कैनवस के पीछे की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस गुत्थी की पहली परत खोलते हैं। 18वीं सदी का अंत है, पेरिस का एक छोटा सा थिएटर और माम्पू पहली बार मंच पर आता है। सोर्स में उसका जो हुलिया बताया गया है वो भी बहुत दिलचस्प है। एक फटा पुराना काला चोगा और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे वो इस दुनिया को देख ही नहीं रहा हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी शो में कोई तामझाम नहीं था। उस दौर में जहां जादू का मतलब ही तमाशा था, माम्पू का मंच बिल्कुल शांत और खाली होता था। सिर्फ एक बड़ा सा कैनवस, बस एक खाली कैनवस। ये थी। ये भारत की एक घुमंतू जाति की एक लगभग खो चुकी बोली थी। और दर्शकों पर इसका क्या असर होता था? उन्हें लगता नहीं था कि ये कोई मजाक चल रहा है? शुरू में तो बिल्कुल लगता था। कई लोगों को तो ये बहुत बोरिंग लगता था, पर कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल जाता था। जो चश्मदीदों के बयान हैं, उनके मुताबिक माम्पू का शरीर धीरे धीरे कांपने लगता, उसकी छवि हवा में धुंधली पड़ जाती और फिर वो गायब हो जाता। हाँ, मंच पर सिर्फ उसका वो खाली चोगा गिरता था। और कैनवस? उस खाली कैनवस का क्या होता था? वही तो असली जादू था। जैसे ही माम्पू गायब होता, उस सफेद कैनवस पर धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगती थी, और हमेशा एक ही तस्वीर। एक ही तस्वीर? कौन सी? एक उदास आदमी की जो सिर झुकाए बैठा है। कई कला समीक्षकों ने इसकी तुलना एडवर्ड मुंक की मशहूर पेंटिंग मेलनकली से की है। ओहो, मेलनकली, ये तो बहुत अहम बात है। मुंक की पेंटिंग्स अक्सर इंसानी मन के अकेलेपन, डर, इन सब चीजों को दिखाती हैं। तो माम्पू का इस खास इमेज को चुनना, इसका कोई मतलब तो होगा? बिल्कुल सही सवाल है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैनवस के अंदर की वो दुनिया, जहां माम्पू जाता था, वो क्या थी? कोई जन्नत या एक तरह का अकेलापन? शायद मेलनकली का इस्तेमाल इसी तरफ इशारा करता है कि वो दुनिया जितनी आजाद थी, उतनी ही अकेली भी हो सकती है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। और शो के बाद माम्पू वापस कैसे आता था? सोर्स के मुताबिक शो खत्म होने के कुछ देर बाद माम्पू हॉल के पिछले दरवाजे से ऐसे बाहर निकलता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये उसका सबसे बड़ा राज था। हाँ, और ये कहानी पेरिस की गलियों में एक किंवदंती बनकर रह सकती थी। पर हमारे सोर्स का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका एक सिरा आज के दिल्ली से जुड़ता है। बिल्कुल। अब कहानी में सीधा 200 साल आगे चलते हैं। दिल्ली का एक पौष इलाका, और वहां एक आलीशान हवेली है, स्वर्णलता भवन। इसके मालिक हैं मिस्टर गोयल, जो एक जाने माने आर्ट कलेक्टर हैं, और उनके कलेक्शन का सबसे कीमती हिस्सा माम्पू का वही शापित कैनवास। और ये शापित शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। कहा जाता है कि उस पेंटिंग को ज्यादा देर तक देखने पर एक अजीब सी बेचैनी होती है। लोगों को महसूस होता है कि तस्वीर में जो आदमी है वो सांस ले रहा है या शायद उन्हें घूर रहा है। तो इसी की जांच करने के लिए महस्तिविर नाम के एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी कला विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। हाँ, मास्तिविर कोई भूत प्रेत में विश्वास करने वाले इंसान नहीं है। वो एक अकेडमिक है। उनका काम है पुरानी कलाकृतियों के पीछे का सच खोजना।
लेकिन सोर्स बताते हैं कि स्वर्णलता भवन पहुंचते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। घर का माहौल ही बहुत अजीब है। रात में गलियारों से किसी के चलने की धीमी आवाजें आती हैं, पर कोई दिखता नहीं। घर में 2 और लोग भी हैं, समीरन जो घर का केयरटेकर है और लीमा घर की युवा बावर्ची। और महास्थविर नोटिस करते हैं कि समीरन हमेशा लीमा के आसपास एक साए की तरह रहता है, जैसे जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। तो यहाँ किरदारों की भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है। मिस्टर गोयल जो कला को एक वस्तु की तरह देखते हैं, सही। महास्थविर जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले शोधकर्ता हैं, और समीरन और लीमा ये दोनों जैसे उस रहस्य के संरक्षक हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कहानी सिर्फ एक पेंटिंग के बारे में नहीं है, ये इन अलग अलग नजरियों के टकराव के बारे में भी है कि क्या कला सिर्फ म्यूजियम में सजाने की चीज है या उसका कोई गहरा जीवित उद्देश्य भी है। और यहीं से कहानी असल में एक थ्रिलर का रूप ले लेती है। महास्थविर देखते हैं कि समीरन और लीमा हर रात ठीक 12 बजे के बाद चुपके से उस कमरे में जाते हैं जहां पेंटिंग रखी है। उन्हें दरवाजा खुलने की वो चरमराती हुई आवाज सुनाई देती है। कई रातों तक वो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कला इतिहासकार की जो जिज्ञासा होती है ना, वो हावी हो जाती है। बिल्कुल। एक रात वो उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। वो देखते हैं कि समीरन के हाथ में एक मोमबत्ती और वो स्टूडियो में घुसता है और लीमा चुपचाप उसके पीछे पीछे जाती है। यहाँ पर सोर्स में तनाव को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। महास्थविर दरवाजे के एक छोटे से सुराग से अंदर का नजारा देखते हैं। और वो क्या देखते हैं? समीरन कैनवस के सामने खड़ा है और धीमी आवाज में वही प्राचीन धुन गुनगुना रहा है, जिसके बारे में उन्होंने माम्पू की कहानियों में पढ़ा था। हाँ, और फिर वो घटना घटती है जो विज्ञान और तर्क की सारी सीमाओं को तोड़ देती है। लीमा धीरे धीरे कैनवस की तरफ बढ़ती है। वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूती है और अचानक उसका शरीर धुएं की तरह पारदर्शी होने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो इस पेंटिंग के अंदर समा जाती है। एक मिनट रुकते हैं। क्या हम वाकई ये मान सकते हैं, मतलब एक इंसान एक पेंटिंग में चला गया? ये बात हमारे लॉजिक को पूरी तरह से चुनौती देती है। क्या ये कोई मति भ्रम था? यही इस कहानी का केंद्रीय बिंदु है। सोर्स में इस बात पर काफी बहस है। एक नजरिया तो यही है कि महास्थविर शायद उस घर के माहौल की वजह से किसी तरह के मतिभ्रम का शिकार हो गए थे। और दूसरा और ज्यादा दिलचस्प नजरिया यह है कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्राचीन विज्ञान है जिसे हम आज भूल चुके हैं। एक प्राचीन विज्ञान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डायमेंशनल शिफ्टिंग, यानी आयाम बदलना। महास्थविर को बाद में पता चलता है कि माम्पू और लीमा वो भारत की उसी घुमंतू जनजाति के वंशज हैं जिनके लिए 3D दुनिया के नियम कायदे कोई मायने नहीं रखते थे। वो अपनी चेतना को इस तरह साध सकते थे कि वो किसी 2D सतह जैसे कैनवस उसका हिस्सा बन जाएं। जैसे हम एक कमरे में चलते हैं, वो पेंटिंग के अंदर की दुनिया में चल सकते थे। ठीक वैसे ही। और ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बेहद गुप्त रखा गया है। तो इसका मतलब लीमा वो कोई साधारण बावर्ची नहीं है और समीरन सिर्फ एक केयरटेकर नहीं। बिल्कुल भी नहीं। लीमा जादूगर माम्पू की ही वंशज है। मिस्टर गोयल जो खुद उस जनजाति के इतिहास के जानकार थे, उन्होंने लीमा को इसी वजह से गोद लिया था ताकि वो इस विरासत को संभाल सके। और समीरन सिर्फ केयरटेकर नहीं बल्कि उस विरासत का संरक्षक है, एक गार्डियन। वो लीमा को बाहरी दुनिया की बुरी नजरों से बचाता है। और मैं सिर्फ जब ये सब देखते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। वो देखते हैं कि कैनवस के अंदर की तस्वीर बदल गई है। अब वहां वो उदास आदमी नहीं है, बल्कि एक विशाल सुनहरा खेत है, तेज धूप खिली है और लीमा उस खेत में आजादी से घूम रही है। हाँ, और कैनवस के बाहर समीरन एक पहरेदार की तरह खड़ा है। तो वो दुनिया एक जेल नहीं बल्कि एक आजाद जगह है, एक पनाहगाह। शायद दोनों। ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। हमारी आधुनिक दुनिया के शोर शराबे और खतरों से दूर वो उसकी अपनी दुनिया है, पर वो एक अकेली दुनिया भी है। वही मेलनकली वाली बात। बिल्कुल। और अब महास्थविर के सामने एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी हो जाती है। क्या दुविधा? एक वैज्ञानिक और शोधकर्ता के तौर पर उनका फर्ज है कि वो इस अविश्वसनीय खोज को दुनिया के सामने लाएं। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। लेकिन एक इंसान के तौर पर वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ये राज खोला तो लीमा के साथ क्या होगा। उस पर वैज्ञानिक प्रयोग शुरू हो जाएंगे। उसे एक लैब का चूहा बना दिया जाएगा, उसकी आजादी छीन ली जाएगी। बिल्कुल। वो समझ जाते हैं कि जहां आधुनिक विज्ञान खत्म होता है वहीं से ये रहस्य शुरू होता है, और हमारी दुनिया अब इस तरह के ज्ञान के लिए तैयार नहीं है। तो वो चुप रह जाते हैं। हाँ,
वो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। हाँ। वो अपनी सारी फाइंडिंग्स को अपनी एक निजी डायरी में लिख लेते हैं, लेकिन दुनिया के सामने अपनी रिपोर्ट में बस ये कहते हैं कि पेंटिंग के शापित होने की कहानियां महज अफवाहें हैं। वो उस राज को हमेशा के लिए दफन कर देते हैं। हाँ, और अपनी रिसर्च पूरी करके वहां से चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। एक तरफ मानवता को एक अभूतपूर्व ज्ञान से वंचित रखना, और दूसरी तरफ एक इंसान की जिंदगी और एक प्राचीन विरासत की रक्षा करना। और यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये हमें कोई आसान जवाब नहीं देती। ये सवाल उठाती है कि ज्ञान का असली मकसद क्या है। क्या हर राज को खोलना जरूरी है, या कुछ रहस्यों को अनछुआ छोड़ देना ही इंसानियत के हक में बेहतर है? कहानी के अंत में जब मिस्टर गोयल महस्तवीर को एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं, तो दोनों के बीच एक खामोश समझ होती है। फ्लाइट में बैठकर महस्तवीर लीमा के बारे में सोचते हैं। शायद वो अब अपनी उस पेंटिंग वाली दुनिया में ज्यादा खुश हैं, ज्यादा आजाद हैं। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह कहानी कला के मकसद पर भी एक टिप्पणी है ना? क्या कला सिर्फ एक सुंदर वस्तु है जिसे दीवार पर टांग दिया जाए, या ये एक दरवाजा है, एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता? माम्पू और लीमा के लिए ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी। नहीं, ये उनका घर था, उनकी हकीकत थी। फ्रांस वापस जाकर भी महस्तवीर उस कैनवस को कभी भूल नहीं पाते। सोर्स बताते हैं कि अंधेरी रातों में उन्हें आज भी अपनी स्टडी में उस कैनवस पर लगे पुराने तेल और रंगों की महक आती है, जैसे माम्पू और लीमा की दुनिया उन्हें दूर से बुला रही हो। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दुनिया में आज भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो हमारी समझ और विज्ञान के नियमों को चुनौती देते हैं। शायद हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना सही नहीं है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा ने मुझे तो सोचने पर मजबूर कर दिया है, और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। अगर किसी कलाकृति में, चाहे वो पेंटिंग हो, किताब हो या संगीत हो, उसमें सचमुच रहने का मौका मिले, तो क्या ये एक वरदान होगा या एक अभिशाप? क्या कला का असली मकसद दर्शक को एक अलग दुनिया दिखाना है, या उसमें ले जाना है?